हेलो एवरीवन। विश यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? आई होप सब शानदार होंगे, मजे में होंगे। एक बार उत्साह के साथ में सेशन को तमाम उन लोगों के पास जोड़ दीजिए जिनका सपना है सरकारी कर्मचारी बनना। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आरजे परिवार लेके आ रहा है आप सब लोगों की डिमांड के ऊपर अफोर्डेबल नर्सिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीरीज जिसका नाम आपको देखने को मिल रहा होगा, सिलेक्शन सीरीज। क्या नाम लेके आ रहे हैं सीरीज का नाम? सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर नर्सिंग के हर एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कशन किए जाएंगे जो आने वाली एग्जाम को नस्ते नाबूद करेंगे। हर उस एग्जाम के बारे में डील किया जाएगा, चाहे जीरो से लेकर टॉप लेवल तक। ऐसा नहीं है कि आपको इजी क्वेश्चन करवाए जाएंगे या टफ क्वेश्चन करवाए जाएंगे। हर क्वेश्चन होगा उसका डिटेल में रेशनल होगा, विथ कंसेप्ट के साथ में होगा। विश यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जस्ट ने सरिता, सविता, श्याम, कैसे हो सब? सब बढ़िया हो? एक बार कमेंट के अंदर फटाफट से थम्स अप मेंशन कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि सबके पास में वॉइस क्लियर आ रही है क्या। फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल मनीष कुमार, क्लास स्टार्ट हो गई। बिल्कुल एक बार कमेंट के अंदर ईच एंड एवरी स्टूडेंट कमेंट में थम्स अप मेंशन कर दो, जिससे क्लास को हम आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल, जैसा कमेंट बॉक्स में देखने को मिल रहे हैं कि सबके पास में वॉइस क्लियर आ रही है। बिल्कुल, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक अच्छी सी लाइन के लिए, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी लाइन कि मुश्किल कुछ नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। अरे ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। और एक नई कोशिश के साथ में आज स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है सिलेक्शन सीरीज। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से क्वेश्चन को रीड करना है और आंसर पुट करने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर हमसे? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर? गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड सीन इन, कि जो गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कौन सी कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल, सरिता वेरी गुड मॉर्निंग। यस टू वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फटाफट से क्वेश्चन को रीड करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर पुट करने हैं। वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट ए आंसर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट बी आंसर कर रहे हैं। फटाफट से क्वेश्चन के अंदर आंसर पुटअप करना है, जिससे हम कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके, विथ रेशनल कर सके। फटाफट से पुट कर दो एक बार। वेरी गुड। बहुत से स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में, जैसा देखने को मिल रहा है कुछ स्टूडेंट डी आंसर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ए आंसर कर रहे हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन आपको? आर एच इनकॉम्पेटेबिलिटी होगा आंसर, या फीटल डेथ देखने को मिलेगा, या इंट्रा यूट्रेन ग्रोथ रिटार्डेशन में देखने को मिलेगा, या फीटल डिस्ट्रेस के अंदर हमें गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा। तो डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका कलर कैसा देखने को मिलता है, और एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले लिखना स्टार्ट करो। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिख लेना, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। क्या बोलते हैं कि नॉर्मल कलर क्या होता है सर एमनियोटिक फ्लूइड का? तो लिखो नॉर्मल कलर एमनियोटिक फ्लूइड। कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका नॉर्मल कलर हमें कैसा देखने को मिलता है। क्लियर है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सर नॉर्मल कलर होता है वो हमें कैसा देखने को मिलता है। बिल्कुल, सबके पास वॉइस क्लियर आ रही है? तो सर नॉर्मल कलर होता है वो हमें क्लियर भी देखने को मिल सकता है। क्या बोल सकते हैं कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका नॉर्मल कलर हमें क्लियर भी देखने को मिल सकता है। स्ट्रो कलर का भी देखने को मिल सकता है। तो आपसे पूछ ले कि नॉर्मल कलर कैसा होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, तो ऑप्शन के अंदर अगर क्लियर नहीं दे रखा तो वहां दे रखा होगा स्ट्रो कलर का। सर अगर स्ट्रो कलर का भी नहीं दे रखा तो और क्या दे रखा होगा? एग्जामिनर ने वहां दे रखा होगा पेल कलर। अगर तीनों ऑप्शन आपको देखने को मिले
तो आपका आंसर क्या होगा? तीनों ऑप्शन करेक्ट है और तीनों के अंदर से अगर आपको या तो क्लियर देखने को मिलेगा, या स्ट्रोक कलर का देखने को मिलेगा, या पेल कलर का देखने को मिलेगा। क्लियर है? दूसरा हम बात करते हैं कि सर ग्रीनिश कलर का कहाँ देखने को मिलता है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो ग्रीनिश कलर का हमें कहाँ देखने को मिलता है? ग्रीनिश कलर का हमें एमनियोटिक फ्लूइड कौन कौन सी कंडीशंस में हमें देखने को मिलता है? अगर मान लो बच्चा है, उसके डिस्ट्रेस हो रहा है, फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन के अंदर पहला हम बोल सकते हैं कि जो बच्चा होता है वो यूट्रस के अंदर या तो उसके ऊपर कोई डिस्ट्रेस है, फीटल डिस्ट्रेस, या हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल बच्चे की डिलीवरी होती है वो सीफेलिक प्रेजेंटेशन के द्वारा होती है। नॉर्मली बच्चे का हेड पहले बाहर की तरफ आता है, लेकिन अगर मान लो बच्चे की प्रेजेंटेशन सीफेलिक की जगह अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है, और ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर बच्चे के डिलीवरी के टाइम पे सबसे पहले बटक्स देखने को मिलते हैं। तो अगर मान लो ब्रीच प्रेजेंटेशन है, अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है, उस कंडीशन के अंदर भी हमें क्या देखने को मिल सकता है? ग्रीनिश कलर का एमनियोटिक फ्लूइड। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। 5 स्टार लगा लेना। एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि फेटल डिस्ट्रेस के अंदर और ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर हमें एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा देखने को मिलेगा? तो वहां पे आप लोगों को आंसर करना है ग्रीनिश कलर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें कि सर और क्या होता है, थोड़ा सा हमें एडवांस बताइए कि पता नहीं कभी एग्जाम के अंदर पूछ ले। आने वाली एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बन सकता है कि लिस्टेरिया का इन्फेक्शन होता है, अगर किसी मदर के अंदर लिस्टेरिया का इन्फेक्शन होता है, अगर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर लिस्टेरिया का इन्फेक्शन होता है, उस कंडीशन के अंदर भी जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है हमें ग्रीनिश कलर का देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? ग्रीनिश कलर का। और कौन से इन्फेक्शन के अंदर? लिस्टेरियाई इन्फेक्शन के अंदर। अभी तक एग्जाम के अंदर पूछा नहीं गया क्वेश्चन, लेकिन किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपको लिख लेना, आने वाली एग्जाम के अंदर किसी ना किसी एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन जरूर टकराएगा कि लिस्टेरिया इन्फेक्शन की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें सर और कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है? हमें सर गोल्डन कलर का भी देखने को मिल सकता है। ऐसा कलर का, गोल्डन कलर का भी हमें एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है। और गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हमें कहाँ देखने को मिलता है? RH इनकॉम्पेटेबिलिटी के अंदर। मीडिया के अंदर आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा मैं कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की वजह से कैसे फिटस की डेथ होती है, कैसे फिटस की आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। अभी आपको याद रखना है, अगर किसी मदर के अंदर RH इनकॉम्पेटेबिलिटी की प्रॉब्लम है, इनकॉम्पेटेबिलिटी, उस कंडीशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, जब फीटस डिस्ट्रेस होता है उस टाइम पे बच्चे का स्टूल पास आउट होता है, और बच्चे का फर्स्ट स्टूल होता है ग्रीनिश कलर का। और ग्रीनिश कलर का अगर एमनियोटिक फ्लूइड में मिल जाता है तो वो हमें एमनियोटिक फ्लूइड कैसा देखने को मिलेगा? ग्रीनिश कलर का। क्लियर है? ब्रीच प्रेजेंटेशन की वजह से क्यों होगा? क्योंकि जब बच्चे के डिलीवरी के टाइम पे बच्चे के बटक्स आ रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर बच्चे के स्टूल पास आउट हो सकता है, उस कंडीशन में हो सकता है। और जो लिस्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड के जो अपीयरेंस होता है, उसका जो नॉर्मल कलर होता है स्ट्रो कलर, उसके अंदर वेरिएशन करके ग्रीनिश कलर का हो जाता है। क्लियर है? इतना सबको समझ में आ गया। गोल्डन कलर कब होगा? अरे RH इनकॉम्पेटेबिलिटी होती है, उस कंडीशन में आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, उस कंडीशन के अंदर हमें गोल्डन कलर देखने को मिलेगा। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर रेड कलर का होना चाहिए, बट एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से वो गोल्डन कलर का होता है, रेड कलर का नहीं होता। क्लियर है? और हम बात करें कि सर और कौन-कौन सी एब्नॉर्मलिटीज हमें देखने को मिलती है? हमें सर सेफ्रॉन कलर का भी पूछ लेता है एग्जाम में। बिल्कुल, एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि सेफ्रॉन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हमें कौन सी बीमारी के अंदर देखने को मिलता है, या कौन सी कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिलता है? तो लिखो सेफ्रॉन कलर, सेफ्रॉन कलर। और सेफ्रॉन कलर का हमें एमनियोटिक फ्लूइड कौन सी बीमारी के अंदर देखने को मिलेगा? पोस्ट मैच्योरिटी। क्या बोला सर हमने? पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट मैच्योरिटी क्या होती है सर?
नॉर्मली जो बच्चे का जन्म होता है 47 से 42 वीक के टाइम पे होता है, लेकिन अगर मान लो बच्चे का जन्म 42 वीक के बाद में हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोस्ट टर्म, और उसी कंडीशन को हम बोलते हैं पोस्ट मैच्योरिटी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सर हमने तो पढ़ा था कि पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है वो ग्रीनिश येलो कलर का होता है। आपने तो सेफ्रॉन कलर बताया है, बिल्कुल सेफ्रॉन कलर को ही ग्रीनिश येलो कलर बोलते हैं। तो लिख लो ब्रैकेट के अंदर, सेफ्रॉन कलर के ब्रैकेट में लिख लो ग्रीनिश, ग्रीनिश येलो कलर। अगर आपसे एग्जामिनर या तो ग्रीनिश येलो कलर से पूछेगा या फिर आपको सेफ्रॉन कलर के नाम से पूछेगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया क्या? अब फटाफट से जो भी मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया है उसको अच्छे से रीड कर लो, अच्छे से लिख लो उसको, और लिखने के बाद में मुझे जो क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन का फटाफट से आंसर पुट कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के अंदर। क्लियर है? फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर सभी स्टूडेंट अपना कमेंट मेंशन करो कि सर एग्जैक्ट आंसर क्या होगा उसका। क्या क्वेश्चन पूछा था? गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड हमें कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है? तो बोलोगे गोल्डन कलर हमें सर फीटल डिस्ट्रेस के अंदर तो हमने बताया था कि सर ग्रीनिश कलर का देखने को मिलता है। हमने फीटल डेथ की बात करी, फीटस की जब डेथ होती है उस कंडीशन के अंदर हमें टोबैको कलर देखने को मिलता है, या मैं आपको बता दूं डार्क ब्राउन कलर देखने को मिलता है। जब फीटस की डेथ होती है उस कंडीशन के अंदर हमें डार्क ब्राउन कलर या टोबैको कलर देखने को मिलता है, और फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन के अंदर हमें ग्रीनिश येलो कलर देखने को, क्या देखने को मिलता है? ग्रीनिश कलर हमें देखने को मिलता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इतना हमने डिस्कशन कर लिया था कि फीटल डिस्ट्रेस के अंदर ग्रीनिश कलर होता है, फीटल डेथ के अंदर हमें डार्क ब्राउन कलर देखने को मिलता है, और आरएच इनकॉम्पेटेबिलिटी के अंदर हमें गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा इतना। एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर दो। तो सर हमारा आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतना? ए इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ गया इतना? वेरी गुड। बिल्कुल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी करवाएंगे आने वाले क्लास में, आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी करवाएंगे। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो और फटाफट से आंसर पुट करो। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्फेंट एक्सटेंड फ्रॉम, कि जो इन्फेंट होता है उसकी एज ग्रुप क्या देखने को मिलती है? क्या जन्म से लेकर 4 वीक के बच्चे को इन्फेंट बोल सकते हैं? क्या जन्म से लेकर 1 साल के बच्चे को इन्फेंट बोल सकते हैं? 4 वीक से लेकर 1 साल के बच्चे को इन्फेंट बोलेंगे, या 1 साल से लेकर 3 साल के बच्चे को हम इन्फेंट बोलेंगे? तो फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर पुट कर दो। अरे एनर्जी लेवल सबको हाई रखनी है और कंसिस्टेंसी के साथ में क्लास को ज्वाइन करना है। बिल्कुल, हारा वही जो लड़ा नहीं। क्लियर है? तो फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर पुट कर दो। कुछ स्टूडेंट ए आंसर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट सी आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल बी को लॉक कर दो। मनीष कुमार बोल रहा है बी को लॉक कर दो। फटाफट से आंसर करो एक बार ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सर बी को लॉक कर दिया जाए। लो बी को मैंने सबसे पहले लॉक कर दिया। बी आंसर बिल्कुल गलत है। बी आंसर बिल्कुल गलत है। जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर बी को लॉक कर दो, बी तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल कुछ स्टूडेंट ए आंसर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट सी आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल आपको कंप्लीट समझाते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। एक सर हमने पढ़ा था ओवम, एक हमने पढ़ा था जाइगोट, एक हमने पढ़ा था फीटस। क्या पता है आपको इन तीनों वर्ड का मतलब क्या होता है? एक हमने पढ़ा था ओवम, एक हमने पढ़ा है जाइगोट, और एक हमने पढ़ा है एम्ब्रियो।
और एक हमने पढ़ा है फीटस। एक हमने पढ़ा है एम्ब्रियो, और एक लिख लो नीचे फीटस। तीनों वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे। तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये अच्छे से रीड कर लेना, एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सर ओवम और जाइगोट होता है। जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसके शुरुआत के जो 2 वीक होते हैं उस कंडीशन को हम ओवम या जाइगोट बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, 0 to 2 वीक, फर्स्ट 2 वीक होते हैं उस कंडीशन को हम ओवम या जाइगोट बोलते हैं। और नेक्स्ट 3 वीक से लेकर जो 8 वीक का टाइम ड्यूरेशन होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं एम्ब्रियो। इतना सबको समझ आ गया? ऐसा नहीं बोलना है कि सर एम्ब्रियो 2 से 8 वीक का होता है, एम्ब्रियो 3 से लेकर 8 वीक का होता है। क्लियर है? आज तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 से 8 वीक का होता है। बिल्कुल क्लियर है इतना? बिल्कुल। फीटस की बात करें, अब सर बात करते हैं, एम्ब्रियो हमने डिस्कशन कर लिया। अब फीटस के बारे में बताइए कि जो फीटस होता है वो 9 वीक से लेकर जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फीटस। इतना सबको समझ में आ गया? अरे ओवम और जाइगोट होता है वो 2 वीक का होता है, एम्ब्रियो होता है 3 से 8 वीक का होता है, और जो फीटस होता है वो 9 वीक से लेकर जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक हम बोलते हैं उसे फीटस। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें सर नियोनेट, इसके बारे में भी हमें बताइए कि जो नियोनेट होता है, नियोनेट के बारे में कि सर नियोनेट होता है वो हमने जनरली पढ़ रखा है कि शुरुआत का जो फर्स्ट मंथ होता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, शुरुआत का जो फर्स्ट मंथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नियोनेट। यही आप लोगों ने सुन रखा है। लेकिन थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलते हैं कि सर अर्ली नियोनेट क्या होता है और लेट नियोनेट क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे, 1 मंथ को हटाओ यहाँ से, हम बात करेंगे अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। इसके अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन कर लो नियोनेट को, अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। क्या बात करेंगे, अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। कि सर हमें डायरेक्ट पूछ ले, ना तो एग्जामिनर अर्ली पूछे ना हमें लेट पूछे, उस कंडीशन के अंदर हम क्या आंसर करेंगे? तो आपको बोलना है कि जो नियोनेट होता है वो 4 वीक का होता है, या आप बोल सकते हो 1 महीने का होता है। लेकिन अगर आपसे अर्ली नियोनेट के बारे में पूछ ले तो आप क्या आंसर करोगे? और अगर आपको लेट नियोनेट के बारे में पूछ ले तो आप क्या आंसर करोगे? जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर जो फर्स्ट 7 डेज होते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं अर्ली नियोनेट, और 8 दिन से लेकर, सॉरी, 8 डेज से लेकर 28 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं लेट नियोनेट। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम बात करें सर नियोनेट के बाद में इन्फेंट के बारे में बात करते हैं कि जो इन्फेंट होता है उसकी एज ग्रुप हमें क्या देखने को मिलती है। तो जो इन्फेंट होता है और जो टोडलर होता है उसके बारे में भी सर हमें बताइए कि जो इन्फेंट होता है उसकी हमें एज ग्रुप की बात करें कि जो शुरू का 1 साल होता है, शुरू का जो 1 साल होता है उसी कंडीशन को हमें इन्फेंट के अंदर कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एग्जैक्ट, तो 4 वीक से लेकर जो 1 साल का टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम बोलते हैं इन्फेंट। और 1 साल से लेकर जो 4 साल की एज, 3 साल की एज ग्रुप होती है उसको हम कंसिडर करते हैं टोडलर के अंदर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा इतना? क्लियर है इतना? अब बात करो सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो हमें एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। एग्जाम के अंदर आपसे या तो पूछेगा कि जो एम्ब्रियो होता है वो कितने वीक का होता है, या आपसे पूछ सकता है कि जो जाइगोट होता है वो कितने वीक का हमें देखने को मिल। तो आप लोगों को अच्छे से रीड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, एग्जाम के अंदर आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्लियर है? किसी ना किसी एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन जरूर टकराता है कि जो ओवम होता है वो कितने वीक का होता है, या जो एम्ब्रियो होता है वो कितने वीक का हमें देखने को मिलता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा इतना? क्लियर है? तो सर क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा है, इन्फेंट के बारे में कि सर जन्म से लेकर 4 वीक होता है उसको तो हमने क्या बोला था कि नियोनेट होता है।
और जन्म से लेकर 1 साल तक का होता है वो तो हम कंसिडर ही नहीं करते। लेकिन 4 वीक से लेकर जो 4 वीक से लेकर 1 महीने का 1 साल का टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम बोलते हैं इन्फेंट। क्लियर है? और 1 साल से 3 साल तक का टाइम ड्यूरेशन होता है, इस कंडीशन में बच्चे को हम बोलते हैं टोडलर। और टोडलर होता है सबसे हाईली एक्टिव एज ग्रुप होता है, सबसे हाईली एक्टिव एज ग्रुप होता है टोडलर। ज्यादातर जो बच्चे के जो एक्सीडेंट होते हैं मोस्टली वो टोडलर एज ग्रुप में होते हैं, चाहे वो गर्म वाटर से बर्न हो गया या गर्म पानी से बच्चा जल जाता है या इलेक्ट्रिकल बर्न होता है या केमिकल बर्न होता है, मोस्टली बच्चे के अंदर टोडलर एज ग्रुप में देखने को मिलता है। क्योंकि उस एज ग्रुप के अंदर बच्चा ज्यादा एक्टिव होता है, हर चीज को सीखने की बच्चे में क्यूरियोसिटी होती है। तो मोस्टली जो बर्न के केसेस होते हैं वो टोडलर एज ग्रुप में देखने को मिलते हैं। क्लियर है इतना? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को रीड करो और फटाफट से आंसर करो। कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कोज क्या पूछा है। पहला तो क्वेश्चन को यहाँ पढ़ो कि मोस्ट कॉमन क्या पूछ रहा है, बैक्टीरियल कोज डायरिया इन चाइल्ड। कि बच्चे के अंदर मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरियल कोज होता है डायरिया का वो क्या देखने को मिलता है, फटाफट से आंसर करो। क्या इकोलाई होता है, क्या साल्मोनेला होता है, क्या स्टेफाइलोकोकस होता है, क्या सीजेला होता है? तो फटाफट से आंसर करो। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से करेगा बिना किसी तुक्के लगाए तो समझ लेना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट करेगा आने वाली एग्जाम के अंदर वो जरूर क्लियर करेगा 101%। क्योंकि ये कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, तुक्के नहीं लगाना, अगर क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आता है तो ही करना है। बिल्कुल। कुछ स्टूडेंट ए आंसर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट बी आंसर कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो फटाफट से कमेंट करो एक बार ईच एंड एवरी स्टूडेंट। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अभी रिसेंटली एसजीपीजीआई का एग्जाम हुआ था 2025 के अंदर, उस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, सॉरी, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मोस्ट कॉमन जो इन्फेंटाइल डायरिया कोज करता है उस बैक्टीरिया का, उस वायरस का क्या नाम होता है? सॉरी। तो हम बात करते हैं वन बाय वन डिटेल के अंदर कि सर अगर हमसे एग्जामिनर पूछ ले कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ, अगर आपसे पूछ ले मोस्ट कॉमन, अगर आपसे पूछ ले मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज, मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज इन चाइल्ड, या आपसे पूछ ले मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज इन चिल्ड्रन, या आपसे पूछ ले मोस्ट कॉमन वायरल कॉज, मोस्ट कॉमन वायरल कॉज इन चाइल्ड। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपसे पूछ ले मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कोज कि मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरियल कोज कौन सा होता है चाइल्ड के अंदर डायरिया कोज करने का, तो वहां पे आपका आंसर होगा इकोलाई। क्या होगा आपका आंसर? अगर मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कोज पूछे डायरिया का तो वहां पे आपका आंसर क्या होगा? इकोलाई। अगर आपसे पूछे मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कोज क्या होता है चिल्ड्रन के अंदर, तो भी आपका आंसर क्या होगा? इकोलाई। अगर आपसे पूछे मोस्ट कॉमन वायरल कोज क्या होता है चिल्ड्रन के अंदर डायरिया कोज करने का, तो वहां पे आपका आंसर होगा रोटा वायरस। क्लियर है? अगर वायरस की बात करें तो वहां पे आपका आंसर क्या देखने को मिलेगा? रोटा वायरस। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। या आपसे एग्जामिनर पूछ ले मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डिजेंट्री, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डिजेंट्री इन चाइल्ड,
कि चाइल्ड के अंदर जो डिजेंट्री कोज करता है उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? डिजेंट्री का मतलब होता है बच्चे, अगर स्टूल के अंदर ब्लड देखने को मिलता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिजेंट्री। अगर मान लो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डिजेंट्री इन चाइल्ड के अंदर पूछ ले, तो वहां पे आपका आंसर होगा सीजेला। और मेरी तरफ से 5 स्टार लगा लो। नॉर्सेट 6 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था, नॉर्सेट 3 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो डिजेंट्री का, चाइल्ड के अंदर क्या देखने को मिलता है? तो आपका आंसर होगा सीजेला। क्लियर है इतना? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें, और सर हमसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, तो लिखो नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंटाइल डायरिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंटाइल डायरिया। और ये अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था राजस्थान सीएचओ का और राजस्थान नर्सिंग ट्यूटर का। उन दोनों एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंटाइल डायरिया क्या होता है? तो वहां पे आप लोगों का आंसर होगा रोटा वायरस। क्लियर है? तो वहां पे आप लोगों का आंसर क्या होगा? रोटा वायरस। वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली दोनों एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंटाइल डायरिया क्या होता है? तो वहां पे मोस्टली स्टूडेंट आंसर कर रहे थे, कोई बैक्टीरियल समझ रहा था, कोई वायरल समझ के आंसर कर रहा था, कोई सीजल आंसर कर रहा था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन्फेंटाइल डायरिया कोज करता है रोटा वायरस। बिल्कुल, अगली क्लास के अंदर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? आई होप सबको समझ में आ गया होगा इतना। और सर इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्टली आपसे पूछ सकता है कि बैक्टीरियल कोज चिल्ड्रन के अंदर क्या होता है, तो वो भी आपको स्टार लगा लो। तो आपका आंसर होगा इकोलाई। और जब भी वायरस की बात आती है चिल्ड्रन के अंदर डायरिया कोज करने की, उस कंडीशन में आप आंसर करोगे रोटा वायरस। आई होप सबको समझ में आ गया होगा इतना। क्लियर है इतना? तो फटाफट से क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा है? मोस्ट कॉमन कोज बैक्टीरियल कोज, मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कोज ऑफ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के अंदर जो बैक्टीरियल कोज होता है वो हमारा आंसर क्या देखने को मिलेगा? इकोलाई। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर मान लो एग्जामिनर यहाँ पे पूछता मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिजेंट्री इन चिल्ड्रन, तो वहां पे आप लोगों का आंसर होता, फटाफट से आंसर करो। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिजेंट्री, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिजेंट्री इन चाइल्ड, तो आप लोगों का आंसर क्या होता? फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर पुट करो। देखे, अगर आपसे डिजेंट्री के बारे में पूछता तो आप उसके अंदर क्या आंसर कर दे? क्या इकोलाई कर दे, या साल्मोनेला, या सीजेला? फटाफट से आंसर पुट कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के अंदर। बिल्कुल, अगर डिजेंट्री के बारे में पूछता तो आप लोग वहां पे क्या आंसर कर दे? फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर पुट कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट। क्लियर, वेरी गुड। सब स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं कि सीजेला। वेरी गुड। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर इन फ्यूचर के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो कंफ्यूजन नहीं होना है। बैक्टीरियल कोज, वायरल कोज, डिजेंट्री, इन्फेंटाइल डायरिया, हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अरे क्लास को इतना लेट क्यों ज्वाइन कर दो? अभी आप लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हो, फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, फटाफट से क्वेश्चन को रीड करना है और आंसर पुट करने हैं। क्ले कलर का स्टूल कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? जो क्ले कलर का स्टूल होता है वो कौन सी कंडीशन में, क्या डिजेंट्री में देखने को मिलता है, क्या टाइफाइड में देखने को मिलता है, क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलता है,
या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के अंदर देखने को मिलता है। फटाफट से आंसर पुट करो ईच एंड एवरी स्टूडेंट क्वेश्चन को रीड करने के बाद में। फटाफट से पुट करो ईच एंड एवरी स्टूडेंट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर क्ले कलर का स्टूल होता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है। वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट बी आंसर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट डी आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी आपका जो ये कंफ्यूजन है ये कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। सारे जो स्टूल की एबनॉर्मलिटीज है उसके बारे में इस क्लास के अंदर हम डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर है? तो देखो फटाफट से एक हम बात करते हैं कि सर नॉर्मल कलर कैसा होता है स्टूल का। अगर हम बात करें नॉर्मल कलर कैसा देखने को मिलता है हमें स्टूल का, तो नॉर्मल कलर की अगर हम बात करें तो हमें डार्क ब्राउन कलर का स्टूल देखने को मिलता है। तो नॉर्मल कलर की बात करें तो क्या बताओगे? डार्क ब्राउन कलर। क्लियर है? कैसा देखने को मिलता है? डार्क ब्राउन कलर। नेक्स्ट हम बात करें कि सर और हमें क्या एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलता है। सर जो ग्रीन कलर का स्टूल होता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? जो ग्रीन कलर का स्टूल होता है ये हमें कौन सी डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है? तो हम बोलेंगे ये डिजीज कंडीशन में नहीं होता। फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी, जो बच्चे का फर्स्ट स्टूल होता है जिसे हम मेकोनियम के नाम से जानते हैं, वो हमें कैसा देखने को मिलता है? तो आप लोग आंसर करेंगे ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें और सर एबनॉर्मलिटीज हमें कहाँ देखने को मिलता है कि सर हमने सुना था जो मिलेना होता है वो मिलेना कलर का स्टूल हमें कौन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना, एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था आयरन थेरेपी के अंदर निम्न में से कौन सा स्टूल देखने को मिलता है या कौन से कलर का स्टूल देखने को मिलता है? तो आप आंसर करेंगे मिलेना कलर का। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें तो वहां पे एग्जामिनर ये पूछता है कि वहां पे आपसे एग्जामिनर पूछता है कि मिलेना स्टूल या वो बोल दे कि ओल्ड ब्लड अगर जीआईटी का है उस कंडीशन के अंदर हमें स्टूल का कलर कैसा देखने को मिलेगा। अगर सर ओल्ड कलर का ब्लड है जीआईटी के अंदर, ओल्ड कलर का ब्लड है जीआईटी के अंदर, उस कंडीशन के अंदर हमें स्टूल का कलर होता है वो मिलेना कलर का देखने को मिलेगा। इतना सबको समझ में आ गया? सर टेरी ब्लैक कलर का स्टूल कहाँ देखने को मिलता है? जो टेरी ब्लैक कलर का स्टूल है ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? और ये क्वेश्चन है यूपीसीएचओ की एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था कि पेप्टिक अल्सर के अंदर कौन से कलर का स्टूल हमें देखने को मिलता है? तो वहां पे आप आंसर करोगे कि पेप्टिक अल्सर के अंदर हमें जो स्टूल का कलर होता है वो हमें देखने को मिलता है सर टेरी ब्लैक कलर। क्लियर है? कैसा देखने को मिलेगा? टेरी ब्लैक कलर। आई होप इतना सबको समझ में आ गया। क्लियर है कि सर पेप्टिक अल्सर के अंदर हमें देखने को मिलता है टेरी ब्लैक कलर का स्टोन। बिल्कुल क्लियर है इतना। नेक्स्ट हम बात करें कि सर एग्जाम के अंदर ज्यादातर कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि राइस वाटरी डायरिया कहाँ देखने को मिलता है, पी सूप डायरिया हमें कहाँ देखने को मिलता है, क्ले कलर का स्टूल कहाँ देखने को मिलता है। ये तीनों चारों जो पॉइंट है ये बार बार एग्जाम में पूछता है। एक तो आपसे एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछता है एग्जामिनर कि मिलेना होता है जब पेशेंट के आयरन थेरेपी चलती है तो स्टूल का कलर कैसा देखने को मिलेगा? तो आपका आंसर होगा मिलेने कलर का देखने को मिलेगा। क्लियर है? अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि राइस वाटरी डायरिया हमें कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, अगर हम बात करें राइस वाटरी कलर का जो डायरिया होता है वो हमें कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा? तो आपका आंसर होगा अगर किसी पेशेंट के कोलेरा डिजीज होती है, अगर किसी पेशेंट के कोलेरा नाम की डिजीज होती है जो विब्रियो कोलेराई के द्वारा कोज होती है, उस कंडीशन के अंदर जो स्टूल का कलर होता है वो हमें राइस वाटरी देखने को मिलेगा। क्लियर है इतना? अगर सर पी सूप डायरिया की बात करें, अगर अगर पी सूप डायरिया की बात करें, पी सूप कलर का अगर हमें डायरिया देखने को मिले तो उस कंडीशन के अंदर हम बोलेंगे कि इस पेशेंट के टाइफाइड नामक बीमारी
इस पेशेंट के कौन सी बीमारी है, तो आपका आंसर होगा टाइफॉइड। क्लियर है इतना? टाइफॉइड डिजीज, कौन सी डिजीज देखने को मिलती है? टाइफॉइड डिजीज। आई होप सबको समझ में आ गया। सर इंपॉर्टेंट कौन सा है जो हमें एग्जाम के अंदर ज्यादातर पूछता है? एग्जाम के अंदर आपसे ज्यादातर पूछता है राइस वाटरी डायरिया के बारे में। जो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम होता है उसमें एग्जामिनर इतना ही पूछता है राइस वाटरी डायरिया कहाँ देखने को मिलता है, पी सूप डायरिया कहाँ देखने को मिलता है, और मिलेना हमें कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की, तो उसके अंदर एग्जामिनर थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता है और वहां पे वो पूछता है कि ओल्ड ब्लड अगर जीआईटी का है तो उस कंडीशन के अंदर स्टूल का कलर कैसा देखने को मिलेगा। या वो आपसे पूछ ले कि अगर मान लो स्टूल के अंदर बाइल एब्सेंट है या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस है, उस कंडीशन में स्टूल का कलर कैसा देखने को मिलेगा। तो हर उस पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। या तो आपसे पूछेगा राइस वाटरी डायरिया के बारे में, या आपसे एग्जामिनर पूछेगा पी सूप डायरिया के बारे में। क्लियर है इतना? इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। एक और पॉइंट जो हमने छोड़ दिया, या आपसे पूछ सकता है क्ले कलर का स्टूल हमें कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है। क्या पूछ सकता है? क्ले कलर का स्टूल हमें कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है। तो अभी मैंने बताया अगर मान लो बाइल एब्सेंट हो स्टूल के अंदर, बाइल एब्सेंट इन स्टूल, या हम बोल सकते हैं दूसरी कंडीशन है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। कौन सी कंडीशन के अंदर है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के अंदर भी हमें देखने को मिल सकता है। क्लियर है इतना? आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो फटाफट से राइट डाउन कर लो एक बार, और कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर को पुट कर दो कि सर आंसर क्या देखने को मिलेगा। और कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से आंसर पुट करो ईच एंड एवरी स्टूडेंट। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना सब लोगों का? एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट पुट करो ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि सर क्वेश्चन क्या पूछा था हमने, कि क्ले कलर का स्टूल होता है वो कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है। कि सर क्ले कलर का स्टूल होता है वो हमें देखने को मिलता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के अंदर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतना? कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है सर? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के अंदर हमें देखने को मिलता है। और टाइफाइड के अंदर मैंने आपको बताया था पी सूप डायरिया देखने को मिलता है। कौन सा डायरिया देखने को मिलता है सर? पी सूप डायरिया। क्लियर है इतना? आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से और आंसर पुट करने हैं। ये क्वेश्चन हर एग्जाम का क्वेश्चन है, चाहे सीएचओ का एग्जाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो। क्वेश्चन को पूछने का थोड़ा पैटर्न अलग होता है। कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता है कि कौन से कलर का कैनुला कौन सी कंडीशन में यूज करता है, लेकिन कई बार एग्जामिनर फ्लो रेट से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और कई बार एग्जामिनर कलर कोड से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, विच अमंग द फॉलोइंग साइज ऑफ आईवी कैनुला हैज द लार्जेस्ट डायमीटर। कि सर सबसे बड़ा कैनुला कौन सा होता है जिसका डायामीटर होता है वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है। और जब डायामीटर ज्यादा होगा तो उसकी फ्लो रेट भी ज्यादा होगी। तो फटाफट से आंसर कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के अंदर। फटाफट से आंसर पुट करो, देखे क्या आंसर होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी गुड, अच्छे आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। ए आंसर देखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर 100% एक्यूरेसी है कि हर स्टूडेंट का आंसर सही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ए आंसर देखने को मिलेगा। वेरी गुड। क्लियर है इतना? सर कुछ मोटिवेशनल लाइन हो जाए हमारे लिए। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा,
चक्कर ना बेटे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मजा जब आएगा जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में सेलेक्ट होंगे, और सेलेक्ट होने के बाद में जैसे ही मंथ का एंड टाइम होता है, 30 तारीख को आपकी सैलरी आती है, और जो मैसेज देखने को मिलता है, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, वो सबसे बड़ी मंजिल होती है, उसका सबसे बड़ा मजा होता है। तो इसी चीज को कंटिन्यू करने के लिए आरजे परिवार आप लोगों के लिए कंटिन्यू मेहनत कर रहा है। बस डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना कंटेंट गेन कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सर क्लास तो हम बाद में भी देख लेते हैं। क्लास जब आप लाइव देखते हो तो टीचर से जो भी आपको डाउट है आप टीचर से बोल सकते हो। लेकिन जब क्लास कंप्लीट होती है उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन पूछते हो, उसका रिप्लाई करना पॉसिबल है, बट कुछ कंडीशन के अंदर इम्पॉसिबल भी है। क्लियर है कि बहुत से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि सर हमें इस सब्जेक्ट के बारे में डील कीजिए, इस सब्जेक्ट के बारे में ये क्वेश्चन बताइए। लेकिन अगर आप लाइव क्लास में पूछते हो तो ऑन द स्पॉट आपका जो डाउट है वो क्लियर होता है। बिल्कुल, आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए आरजे परिवार 24/7 डेज आप लोगों के लिए यूट्यूब पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि सर क्लास हमारी रेगुलर क्लास लगाओ, डेली की 4 क्लास होनी चाहिए, 5 क्लास होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कंटेंट आपको वो दिया जा रहा है यूट्यूब पे जो एग्ज़ाम के अंदर पूछता है। ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन लेके आ गए, डेली आपको फटाफट से क्वेश्चन करवा दिया। अब जितने क्वेश्चन आपको 3 या 4 क्वेश्चन करवाए हैं, हर क्वेश्चन के अंदर डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, और वो एक्सप्लेनेशन के अंदर जब आप किसी एग्ज़ाम को दोगे, तो आपको कहीं न कहीं एग्ज़ाम के अंदर वो क्वेश्चन टकराएगा। क्लियर है इतना? बिल्कुल। हर गाँव, हर डाणी के अंदर आरजे करियर का परचम लहराएगा, क्योंकि हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आरजे करियर की स्टूडेंट हैं, लेकिन किसी डाणी और किसी गाँव के अंदर बहुत कम है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, राजेश सर, जो हमारे मेंटर, हमारे बड़े भाई, हमारे आदर्श, उनका एक ही सपना है कि सर हर जगह हमारा स्टूडेंट हो। सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे स्टूडेंट हैं, अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हर गाँव, हर उस डाणी के अंदर हमारा स्टूडेंट हो। क्लियर है इतना? तो फटाफट से बिल्कुल, बिल्कुल, इसी जुनून और जोश के साथ में क्लास को जॉइन करना है। क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। फिर आपको जो भी डाउट है वो आप पुट कर सकते हो। सर आपका इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन पूछ के क्या करोगे? सर ने अभी कल तो बताया था मेरा इंट्रोडक्शन। क्लियर है इतना? हाँ, कल वाली क्लास में देख लेना। उसके अंदर कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे रखा है, कौन-कौन सी एग्ज़ाम निकाली है सर आपने, वो आप कल जो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था उस क्लास के अंदर आप देख सकते हो। बिल्कुल। सर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है हर चीज़ को बताने में? कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, आसमां से ज़्यादा जमी की कदर जानता हूँ। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम की तैयारी की है। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से की है, बिल्कुल कांसेप्ट के बेस पे की है। इसीलिए आप लोगों को ये बता पाते हैं कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है। क्लियर है इतना? और इतना आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब एग्ज़ाम होगी, इसी पैनल पे खड़ा रहूँगा मैं और आपको बताऊँगा, एक साइड के अंदर आपका पेपर रहेगा, एक साइड के अंदर मेरे स्टार रहेंगे और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे। क्लियर है इतना? बिल्कुल, बिल्कुल। सर का सपना था कि सर हर गाँव के अंदर, हर ढाणी में हमारा नर्सिंग ऑफिसर हो। इसीलिए हमने स्टार्ट किया है स्पेशल सीरीज़, सिलेक्शन सीरीज़, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी और आपके पास में बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, आने वाली एग्जाम के अंदर साइकेट्रिक के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, कुछ की पॉइंट भी करवाए जाएंगे क्लास में। ऐसा नहीं है कि सर क्लास में डेली ही हमें एमसीक्यू मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी मिलेगी, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट भी मिलेंगे। क्लियर है इतना? तो हम बात करें थे क्वेश्चन की तरफ कि सर हमसे पूछा है कि लार्जेस्ट डायमीटर का जो कैनुला होता है वो कौन सा होता है, और लार्जेस्ट डायमीटर होगा तो उसके अंदर फ्लो रेट भी ज्यादा होगी, और फ्लो रेट ज्यादा होगी तो उसके अंदर पेशेंट को फ्लूइड भी हम ज्यादा दे सकते हैं। क्लियर है इतना? तो कैनुला से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। कैनुला से रिलेटेड जो भी आप लोगों के डाउट है वो अभी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है इतना? तो हम बात करते हैं सबसे पहले, एक साइड के अंदर लिख लो सर कैनुला की साइज के बारे में। क्लियर है? एक साइड के अंदर हम बात कर लेते हैं उसके कलर कोड के बारे में, और एक साइड में हम बात करेंगे फ्लो रेट के बारे में। तो एक बार मुझे कमेंट के अंदर बता दो, जो मैं लिख रहा हूँ आप सब लोगों को दिख रहा है क्या? जो मैं लिख रहा हूँ वो सब लोगों को दिख रहा है क्या? थोड़ी मैंने साइज कम की है लिखने की। क्लियर है इतना?
बिल्कुल, इसी मोटिवेशन के साथ में आपकी क्लास लेंगे डेली। हाँ, बिल्कुल, न्यूरो, जीआईटी जो भी सब्जेक्ट है, हर उस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर है इतना? सबसे बात करें सर साइज के बारे में, अगर सर हम बात करें जो 40 गोज का कैनुला होता है, उसका कलर कैसा देखने को मिलता है? तो जो 40 गोज का कैनुला होता है, उसका कलर हमें ऑरेंज देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है सर? ऑरेंज कलर। और उसकी फ्लो रेट की बात करें तो हमें देखने को मिलता है 240 ml पर मिनट। कितनी देखने को मिलती है सर फ्लो रेट? तो अगर हम बात करें कितना देखने को मिलता है, 240 ml 1 मिनट के अंदर हम फ्लूइड दे सकते हैं पेशेंट को। कौन से कैनुला के द्वारा? ऑरेंज कलर के कैनुला के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें सर 16 गोज के बारे में, कि जो 16 गोज का कैनुला होता है, उसका कलर हमें कैसा देखने को मिलता है? तो हम बोलेंगे ग्रे कलर देखने को मिलता है। और उसकी फ्लो रेट की बात करें कि सर फ्लो रेट हमें क्या देखने को मिलती है, तो हम बोलेंगे 180 ml पर मिनट। 180 ml फ्लूइड दे सकते हैं 1 मिनट के अंदर। कौन से कैनुला के द्वारा? तो आप लोगों का आंसर होगा ग्रे कलर के कैनुला के द्वारा। एक सर 17 गोज का कैनुला भी होता है, मतलब वो हॉस्पिटल के अंदर बहुत कम कंडीशन में देखने को मिलता है। और उसका जो फ्लो रेट होता है, जो 70 गोज का कैनुला होता है, व्हाइट कलर का होता है, उसका फ्लो रेट हमें देखने को मिलता है 160 ml पर मिनट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सर 18 गोल्स का कैनुला होता है, जो हमने बहुत ज़्यादा बार देखा है और हॉस्पिटल के अंदर यूज़ भी लिया है, उसका कलर होता है ग्रीन कलर। 18 गोल्स का कैनुला होता है, उसका कलर होता है सर ग्रीन कलर। और उसकी फ्लो रेट की अगर हम बात करें तो वो हमें देखने को मिलती है 90 ml पर मिनट। कितनी देखने को मिलती है? 90 ml पर मिनट। क्लियर है इतना? नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सर 20 गोज का कैनुला, जो 20 गेज का कैनुला होता है, वो कौन सा कलर का देखने को मिलता है? पिंक कलर का देखने को मिलता है। 20 गोज का जो कैनुला होता है, वो हमें देखने को मिलता है पिंक कलर का। और बात करें फ्लो रेट की, तो फ्लो रेट हमें देखने को मिलती है 60 ml पर मिनट। क्लियर है इतना? नेक्स्ट अगर हम बात करें सर 22 गोज का कैनुला भी देखने को मिलता है। और जो 22 गोज का जो कैनुला होता है, उसका कलर हमें देखने को मिलता है ब्लू कलर। ऐसा देखने को मिलता है ब्लू कलर। और इसकी जो फ्लो रेट होती है, वो हमें देखने को मिलती है 36 ml पर मिनट। कितनी देखने को मिलती है सर? 36 ml पर मिनट। क्लियर है इतना? नेक्स्ट अगर हम बात करें सर 24 गोज का भी कैनुला देखने को मिलता है, 24 गोज का भी कैनुला देखने को मिलता है। और ये होता है सर येलो कलर का। और इसकी जो फ्लो रेट कितनी होती है? 20 ml पर मिनट। क्लियर है? क्या होती है सर फ्लो रेट? 20 ml पर मिनट। नेक्स्ट हम बात करें सर 26 गोज का कैनुला भी होता है, उसका कलर हमें देखने को मिलता है पर्पल कलर। कैसा देखने को मिलता है सर? हमें पर्पल कलर का देखने को मिलता है। और उसकी फ्लो रेट हमें देखने को मिलती है 30 ml पर मिनट। कितनी देखने को मिलती है सर? 30 ml पर मिनट। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट से लिख लो ईच एंड एवरी स्टूडेंट। बिल्कुल। अब सर इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो एग्जामिनर ये बनाता है कि जो अगर किसी पेशेंट के ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो उस कंडीशन के अंदर कौन सा कैनुला यूज करते हैं? तो हम बोलेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर सर हम 18 गोज का कैनुला यूज करते हैं। कौन सा कैनुला यूज करते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर हम 18 गोज का कैनुला यूज करते हैं। कारण आपसे पूछे कि 18 गोज का कैनुला ही क्यों यूज किया? क्योंकि 18 गोज का कैनुला यूज करने के पीछे आरबीसी की साइज होती है। क्योंकि आरबीसी की साइज होती है, उसका डायमीटर 7.2 माइक्रोमीटर होता है। और अगर हमने मान लो 24 गोज का कैनुला यूज में ले लिया, तो आरबीसी उसके अंदर अच्छे से ट्रांसफ्यूज नहीं हो पाएगी। इसीलिए 18 गोज का कैनुला यूज करते हैं। कौन सी कंडीशन में? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे। 5 स्टार लगा लेना, एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछता है नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में। क्या क्वेश्चन पूछता है स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में? या तो एग्जामिनर पूछेगा कि ग्रीन कलर के कैनुला की फ्लो रेट क्या होती है, तो आप बोलोगे ग्रीन कलर के कैनुला की फ्लो रेट 90 ml पर मिनट के अंदर देखने को मिलती है। दूसरा क्वेश्चन कैनुला से बनता है
कि जो 18 गोज का कैनुला होता है उसका कलर कोड कैसा होता है, तो वहां पे आप लोग आंसर करोगे ग्रीन कलर। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, जैसे नोटसेट मेन के अंदर भी कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बताओ। अगर एग्जामिनर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ये बना दे कि आप एक पेशेंट आपके पास में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, और जब पेशेंट का आपने एग्जामिनेशन किया तो हमें पता चला कि पेशेंट का बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हो गया, तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर उस पेशेंट के अंदर आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के लिए कौन सा कैनुला यूज करोगे, तो वहां पे आपका आंसर होगा 18 गोज का। ये हो गया सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट आता है और पेशेंट को आपने एग्जामिनेशन किया, और एग्जामिनेशन के बाद में आपने देखा कि पेशेंट का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, तो बताइए कौन से गोज का कैनुला लगाओगे। बस इसी चीज को मैंने सिनेरियो बेस बना दिया, और वहां पे आपका आंसर क्या होगा, 18 गोज या ग्रीन कलर। क्लियर है इतना? बस इजी क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि मोस्ट कॉमन कैनुला कौन सा होता है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर यूज करते हैं, तो आपका आंसर होगा मोस्ट कॉमन जो कैनुला होता है जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर यूज करते हैं, वो कैनुला होता है सर पिंक कलर। कौन सा कैनुला होता है सर? पिंक कलर का जो कैनुला होता है वो मोस्ट कॉमन हम क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर यूज करते हैं। क्या सर ये क्वेश्चन पूछा गया था? बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा गया था जब एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, आरयूएचएस का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उस क्वेश्चन पूछा गया था कि मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर कौन सा कैनुला यूज करते हैं। क्लियर है इतना? तो आप लोगों का आंसर होगा 20 गोज का कैनुला यूज करते हैं। क्लियर है इतना? आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। क्लियर है इतना? वेरी गुड। तो सर हमसे पूछा था सबसे लार्जेस्ट डायमीटर का कौन सा होता है, तो बता दीजिए सबसे लार्जेस्ट डायमीटर का कौन सा होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में पुश पुट कर दो, क्या ऑरेंज कलर का होगा या पर्पल कलर का होगा। सबसे लार्जेस्ट डायमीटर वाला कैनुला कौन सा होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में पुट कर दो, क्या ऑरेंज कलर का होगा या पर्पल कलर का होगा। फटाफट से पुट करो ईच एंड एवरी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कि सर सबसे बड़े डायमीटर का कौन सा होगा। सबसे लार्जेस्ट डायमीटर का कौन सा होगा, ऑरेंज कलर का होगा या पर्पल कलर का होगा। ऑरेंज कलर का होगा सबसे लार्जेस्ट या पर्पल कलर का होगा। कि सर सबसे बड़ा होता है वो ऑरेंज कलर का देखने को मिलेगा। तो ऑरेंज के बाद में छोटा कौन सा आता है, ग्रे कलर का, जो होता है सर 16 गोज का। अब क्वेश्चन को रीड करो कि आपसे पूछा है लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा होता है, तो सर आप बता रहे थे 14 गोज का देखने को मिलता है, उसके बाद में 16 गोज का देखने को मिलता है, उसके बाद में 17 गोज का देखने को मिलता है। लेकिन ऑप्शन के अंदर तो 14 गोज दे ही नहीं रखा। तो चलो ठीक है, 14 गोज को छोड़ दो, नेक्स्ट क्या दे रखा है, 16 गोज। तो हमारा आंसर क्या देखने को मिलेगा, जो 16 गोज का कैनुला होता है उसका सबसे लार्जेस्ट डायमीटर हमें देखने को मिलता है। वेरी गुड, आप लोगों के कमेंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। आई होप सबको समझ में आ गया इतना। अरे इतना सबको समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से रीड करो और आंसर पुट करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर ईच एंड एवरी स्टूडेंट आंसर पुट करो फटाफट से कि सर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। WHO क्या पूछ रहा है इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू WHO रिकमेंडेड मिनिमम एंटीनेटल विजिट, कि कम से कम एंटीनेटल विजिट कितनी होनी चाहिए, कम से कम एंटीनेटल विजिट कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO। क्या 3 विजिट होनी चाहिए, क्या 4 विजिट होनी चाहिए, क्या 6 विजिट होनी चाहिए, या 8 विजिट होनी चाहिए। फटाफट से आंसर कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। किसी ना किसी एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन टकराता है, तो फटाफट से आंसर कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट एक बार कि सर मिनिमम जो एंटीनेटल विजिट होती है वो कितनी होती है। फटाफट से आंसर कर दो एक बार ईच एंड एवरी स्टूडेंट। बिल्कुल, कुछ स्टूडेंट है, वेरी गुड, सबके आंसर अच्छे आ रहे हैं कि सर कुछ स्टूडेंट डी आंसर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट बी आंसर कर रहे हैं।
अगर आपसे पूछ ले अकॉर्डिंग टू अगर आपसे पूछ ले अकॉर्डिंग टू WHO मिनिमम एंटीनेटल विजिट, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले मिनिमम एंटीनेटल विजिट अकॉर्डिंग टू WHO, तो वहां पे आपका आंसर देखने को मिलेगा 4। क्या देखने को मिलेगा सर? 4। सर कब देखने को मिलती है हमें ये भी बताइए कि जो 4 विजिट होती है वो कौन कौन से वीक पे देखने को मिलती है? जो आपकी फर्स्ट विजिट होती है वो आपकी देखने को मिलती है 16 वीक की प्रेगनेंसी पे। जब 16 वीक की प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे देखने को मिलती है पहली विजिट। और जो सेकंड विजिट होती है वो देखने को मिलती है 24 वीक पे देखने को मिलती है। अब देखने को मिलती है सेकंड विजिट 24 वीक पे देखने को मिलती है। और जो थर्ड विजिट होती है वो देखने को मिलती है सर 32 वीक पे। और जो 4 विजिट होती है, जो सबसे लास्ट विजिट होती है, वो हमें देखने को मिलती है सर 36 वीक पर। अब देखने को मिलती है सर 36 वीक पर। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर मिनिमम एंटीनेटल विजिट कितनी होती है? 4 देखने को मिलती है। कब कब देखने को मिलती है? तो आपको मैंने बताया 16 वीक पे, यानी हम बोल सकते हैं 4 महीने पे देखने को मिलती है। 6 मंथ पे देखने को मिलती है सेकेंड विजिट। 8 मंथ पे देखने को मिलती है थर्ड विजिट। और 9 मंथ पे देखने को मिलती है फोर्थ विजिट। क्लियर है इतना? 4 महीने पे देखने को मिलती है, 6 महीने पे देखने को मिलती है, 8 महीने पे देखने को मिलती है और 9 महीने पे देखने को मिलती है। ऐसे टोटल हमें मिनिमम कितनी विजिट देखने को मिलती है? 4 विजिट देखने को मिलती है। सर मैक्सिमम विजिट भी बता दीजिए। बिल्कुल, आगे हम मैक्सिमम विजिट के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंटों को डाउट है कि सर मैक्सिमम विजिट 4 देखने को मिलती है या 8 देखने को मिलती है या 12 देखने को मिलती है। बिल्कुल आपका ये डाउट भी क्लियर करेंगे। तो अगला पॉइंट लिख लो। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर करो कि सर मिनिमम विजिट कितनी होती है? 4 विजिट देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट लिखो। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर अकॉर्डिंग टू WHO हमें मैक्सिमम विजिट भी बता दीजिए। अकॉर्डिंग टू WHO मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू WHO मैक्सिमम विजिट, कि सर जो मैक्सिमम विजिट होती है वो अकॉर्डिंग टू WHO हमें कितने देखने को मिलती है? फटाफट से आंसर करो देखें। टोटल विजिट कितनी देखने को मिलती है हमें? तो हम बोलेंगे कि हमें जो टोटल विजिट होती है अकॉर्डिंग टू WHO वो हमें देखने को मिलती है 13 से 15 विजिट। कितनी देखने को मिलती है सर हमें? अकॉर्डिंग टू WHO मैक्सिमम विजिट, या हम बोल सकते हैं टोटल विजिट कितनी देखने को मिलती है? तो हमारा आंसर होगा 13 से 15। क्लियर है इतना? आई होप सबको समझ में आ गया होगा इतना। फटाफट से आंसर कर दो देखिए एक बार। आई होप सबको समझ में आ गया क्या? सर हमें बता दीजिए कि कौन सी विजिट कब देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें 0 से लेकर 28 वीक की प्रेगनेंसी होती है, उस कंडीशन के अंदर हर 4 वीक से क्या करना पड़ेगा? विजिट के लिए जाना पड़ेगा। अब मुझे बता दीजिए 1 से 28 वीक की प्रेगनेंसी के अंदर हर 4 वीक से विजिट पे जा रहे हैं, तो बता दीजिए टोटल कितनी विजिट होगी? कि सर हर 4 वीक से जाना है, तो 28 वीक तक की बात करें तो हमें टोटल 7 विजिट करनी पड़ेगी। कितनी विजिट करनी पड़ेगी सर? 7 विजिट। क्लियर है इतना? और नेक्स्ट हम बात करें कि सर 29 से लेकर और 32 वीक की बात करें, सॉरी 28 से लेकर, अगर 28 से लेकर 36 वीक की बात करें तो उसके अंदर हमें हर 2 वीक से विजिट पे जाना पड़ेगा। क्या बोला हमने? अगर 0 से 28 वीक की हो तो आपको हर 4 वीक पे विजिट पे जाना है। और अगर 28 से 36 वीक की हो तो हमें बोलना है कि भाभी जी आपको हर 2 वीक से एंटीनेटल चेकअप के लिए जाना है। तो अगर हम बात करें हर 2 वीक से जाना है और 28 से लेकर 36 वीक के बीच में टोटल 8 वीक होते हैं, और 8 वीक के अंदर हमें बोलना है कि आपको हर 2 वीक से जाना है, तो टोटल विजिट कितनी हो गई? 4 विजिट। क्लियर है इतना? नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सर 36 वीक के बाद में बता दीजिए कि 36 वीक के बाद में कितनी विजिट होगी। और अगर हम बात करें 36 वीक से लेकर 40 वीक तक की बात करें
तो आपको बोलना है कि आपको हर एक वीक से विजिट पे जाना है। क्या बोला? हर वीक से विजिट पे जाना है। और 36 से 40 के बीच में टोटल कितने वीक होते हैं? 4 वीक। और हमने हर वीक के लिए बोला है, तो टोटल कितने हो गए? 4 विजिट। तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल विजिट होगी, जो टोटल विजिट होती है, वो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 13 से 15 विजिट हमें देखने को मिलती है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा इतना। इतना सबको समझ में आ गया? मैक्सिमम विजिट कितनी होती है और मिनिमम विजिट कितनी होती है। अब कंफ्यूजन नहीं होना है। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर पुट कर दो एक बार। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो और फटाफट से आंसर करो। क्वेश्चन को पढ़ो। क्या पूछा है मैंने? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नीड टू बी स्टार्टेड। जो ओसीपी होती है, ओरल कंबाइंड पिल्स होती है, वो कब स्टार्ट करते हैं? ओरल कंबाइंड पिल्स होती है, वो कब स्टार्ट करते हैं? फटाफट से आंसर कर दो एक बार। ओरल कंबाइंड पिल्स होती है, वो कब स्टार्ट करते हैं? बिल्कुल। कॉन्ट्रासेप्टिव को कट कर लो यहाँ पे। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं बोलते इसे, ओसीपी को कंबाइंड पिल्स बोलते हैं। याद रखना, ओसीपी को कंबाइंड पिल्स बोलते हैं, कभी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं बोलते। क्लियर है इतना? अच्छे से लिख लेना माइंड में कि जो ओसीपी होती है, अगर आपसे ओसीपी की फुल फॉर्म के बारे में बात करें कि सर ओसीपी होती है, उसकी फुल फॉर्म के बारे में बता दीजिए, तो आपका आंसर होगा ओरल कंबाइंड पिल्स। क्या बोलते हैं ओसीपी को? ओरल कंबाइंड पिल्स। इसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं बोलते। याद रखना। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा इतना कि सर ओरल कंबाइंड पिल्स होती है, वो हम कब स्टार्ट करते हैं? फटाफट से आंसर कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अभी तक एक दो स्टूडेंट का आंसर सही आया है, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूजन है, कोई ए आंसर कर रहा है, कोई सी आंसर कर रहा है। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सर ओरल कंबाइंड पिल्स होती है, वो कब स्टार्ट करते हैं? कि सर ओसीपीएम कब स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में पहले आपको एक डायग्राम देखने को मिलेगा। ये आपको एक डायग्राम देखने को मिल रहा होगा कि सर जो ओरल कंबाइंड पिल्स होती है, ओरल कंबाइंड पिल्स होती है जिसे हम ओसीपी बोलते हैं, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? एक होती है सर माला डी के नाम से, और दूसरी हमें देखने को मिलती है, एक तो सर हमें मार्केट के अंदर माला डी के नाम से भी मिलती है, और दूसरी हमें माला एन के नाम से भी मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। कैसी होती है सर माला डी? जो आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है, इसके अंदर दो कंटेंट होते हैं। एक देखने को मिलता है लियोनोजेस्ट्रीन, और दूसरा देखने को मिलता है सर इथाइलिन एस्ट्रोडियोल। और तीसरा कंटेंट इसमें देखने को मिल रहा है फेरस फ्यूमरेट। तो क्या चीजें देखने को मिली? ओसीपी के अंदर आपको तीन चीजें देखने को मिली, लियोनोजेस्ट्रीन, इथाइलिन एस्ट्रोडियोल और फेरस फ्यूमरेट। तीनों चीजें देखने को मिल रही है। अगर ओसीपी को ओपन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि सर इसके अंदर व्हाइट कलर की मेडिसिन देखने को मिल रही है, और व्हाइट कलर की जो मेडिसिन है वो नंबर के अंदर 21 देखने को मिल रही है, और जो ब्लैक कलर की मेडिसिन हमें देखने को मिल रही है वो नंबर के अंदर हमें 7 देखने को मिल रही है। अब जो हमें 21 मेडिसिन देखने को मिल रही है सफेद कलर में, वो होती है सर हार्मोनल पिल। कौन सी होती है सर ये? हार्मोनल पिल। जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? या तो लियोनोजेस्ट्रोलियोल और इथाइलिन एस्ट्रोडियोल का कॉम्बिनेशन होता है। कौन सी मेडिसिन में? जो व्हाइट कलर की देखने को मिल रही है। और जो नीचे आपको ब्लैक कलर की 7 मेडिसिन नजर आ रही है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है सर फेरस फ्यूमरेट। या हम जनरली इसे बोल सकते हैं कि इस मेडिसिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है सर? आयरन प्रेजेंट होता है। क्लियर है? या हम बोल सकते हैं कि जो लास्ट वाली 7 मेडिसिन होती है जो हमें ब्लैक कलर में देखने को मिल रही है, इन मेडिसिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है सर? आयरन प्रेजेंट होता है। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा।
कि सर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है जो कुछ स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं कि सर ओसीपी को ओरल कंबाइंड पिल्स क्यों बोला, कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों नहीं बोला। ओसीपी होती है वो कॉन्ट्रासेप्टिव के अलावा अदर कंडीशन में भी काम आती है। जो आपने सुना होगा पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये इस कंडीशन में भी काम आती है। इसीलिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की जगह आजकल हम यूज करते हैं वर्ड ओरल कंबाइन पिल्स। क्लियर है। और ओसीपी डिजीज कंडीशन में भी काम आती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकते हो पीसीओडी, और कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर भी काम आती है। आई होप सबको समझ में आ गया। अरे डायग्राम देख के सबको समझ में आ गया क्या? थैंक यू सो मच सर, मेरा इस बार सिलेक्शन हो गया, सब दर्जन मिल गया आपकी वजह से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेहनत करोगे तो हर स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। देख लो आपके कमेंट बॉक्स के अंदर स्टूडेंट आ रहे हैं कि सर हमारा सफदरजंग एम्स के अंदर, सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। अगर कंसिस्टेंसी के साथ में मेहनत के साथ जुड़े रहोगे तो आपका भी सिलेक्शन होगा। बहुत से स्टूडेंट है जो बताते हैं अभी राजस्थान के अंदर एनएचएम में कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है, किसी को एसएमएस अलॉटमेंट हुआ है, किसी को जेएलएन मेडिकल कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। तो बहुत से स्टूडेंट बताते हैं कि सर आपकी वजह से जो आपने क्वेश्चन करवाए थे, जो स्टार करवाए थे, हमें वो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट मिले, और उसकी वजह से हमें ज्यादा कंटेंट भी नहीं पढ़ना पड़ा और हमारा सिलेक्शन भी हो गया। और इसीलिए मैं आप लोगों को डेली क्लास में बोलता हूँ कि जब क्लास स्टार्ट होती है उसी टाइम पे क्लास को जोश और जुनून के साथ में ज्वाइन करना है, और क्लास के अंदर कंसिस्टेंसी से बैठना है। ऐसा नहीं है कि सर आधे घंटे क्लास देख ली, हम बाद में क्लास को देख लेंगे। क्लियर है। आप लोगों के कमेंट बॉक्स में देख लो स्टूडेंट जो कमेंट करें कि सर हमारा सफदरजंग एम्स में सिलेक्शन हो गया। क्लियर है इतना? हाँ, पीसीओडी का नाम चेंज हो गया, पीसीओएस भी हुआ था नाम चेंज। मल्टीपल नाम चेंज होते रहते हैं। लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि डिजीज कंडीशन में भी काम करती है ओसीपी, और कॉन्ट्रासेप्टिव कंडीशन में भी काम आती है। अब बात करते हैं कि सर स्टार्ट कब करते हैं। आज तक आप लोगों को कंफ्यूजन रहेगा बहुत ज्यादा कि सर ओसीपी स्टार्ट कब करते हैं, ओसीपी स्टार्ट कब करते हैं। क्लियर है। तो हम बात करें ओसीपी स्टार्ट कब करते हैं उसके बारे में। तो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, जब मेंसेस स्टार्ट होता है, उसके फर्स्ट डे से ही हम स्टार्ट कर देते हैं क्या, ओरल कॉन्ट्रास ओरल कंबाइन पिल्स। तो लिखो कब स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट स्टार्ट, पहला पॉइंट लिखो स्टार्ट फर्स्ट डे, स्टार्ट फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस। कब स्टार्ट कर देते हैं सर, तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है उसके फर्स्ट डे से ही ओरल कंबाइन पिल्स स्टार्ट कर देते हैं। सर फर्स्ट डे से स्टार्ट क्यों करते हैं, क्योंकि सर ओरल कंबाइन पिल्स होती है, उसको एक्शन करने के लिए कम से कम 7 दिन का टाइम चाहिए। और जब आप ओरल कंबाइन पिल्स आज स्टार्ट करते हो उसके 7 दिन के अंदर उसका कंप्लीटली इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो इसके नीचे रेशनल लगा के लिख लो। अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट डे क्यों स्टार्ट किया, तो इसके नीचे लिख लो बिकॉज ओसीपी एक्शन अकर एट 7 डेज। जैसे ही आपने 1 तारीख को ओसीपी स्टार्ट की तो उसका एक्शन 7 तारीख को देखने को मिलेगा। क्लियर है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ओसीपी को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस। स्टार लगा लेना। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूजन रहते हैं कि सर 5 दिन पे स्टार्ट कर दें। अगर सर हमें ऑप्शन के अंदर देखने को मिले, फर्स्ट डे भी देखने को मिले और 5 डे भी देखने को मिले, 7 डेज भी देखने को मिले, तो वहां पे हम आंसर कर देंगे कि फर्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर हमें रेंज की बात कर ले तो सर रेंज के अंदर बता दीजिए। तो रेंज की अगर हम बात करें कि ओसीपी स्टार्ट कब करते हैं, तो लिखो ओसीपी स्टार्ट एट 1 to 5 days ऑफ मेंसेस। जैसे ही मेंसेस स्टार्ट होता है उसके 1 से 5 दिन के अंदर ओसीपी स्टार्ट करते हैं। अगर रेंज के अंदर पूछे तो ही आपको आंसर करना है 1 to 5 डेज, और सिंगल डिजिट में आंसर पूछे तो आपको आंसर करना है फर्स्ट डे। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतना?
इतना सब लोगों को समझ में आ गया क्या? बिल्कुल, जॉइन होने के बाद में ज़रूर मिलने आना। क्लियर है इतना? हाँ, इस पीसीओडी के बारे में, पीसीओएस के बारे में डिटेल में बताएँगे जब क्लास लेंगे तब। जब ओबीजी के क्वेश्चन करवाऊँगा पीसीओएस से रिलेटेड, उस टाइम पे आपको डिटेल में बताएँगे कि क्या-क्या हार्मोनल चेंजेज़ होता है, क्यों इसमें अपडेट करना पड़ा, क्या बॉडी के अंदर चेंजेज़ देखने को मिलते हैं, क्या आवाज़ के अंदर चेंजेज़ होते हैं, क्या बॉडी में हेयर फॉलिकल स्टार्ट हो जाते हैं, क्या उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल इम्बैलेंस हो जाता है, क्या एब्डोमिनल क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं, सब डिटेल में आप लोगों को बताऊँगा, जब आपको गायनिक के क्वेश्चन करवाऊँगा उस टाइम पे। क्लियर है? तो फटाफट से आंसर कर दो इतना समझाने के बाद में कि सर जो ओसीपी होती है वो कब स्टार्ट करते हैं, तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। क्लियर है? अब कभी भी आंसर नहीं करना है 5 डेज, हमेशा आंसर करना है फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस से हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। क्लियर है इतना? इतना सब लोगों को समझ में आ गया क्या? फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। क्लियर है इतना? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज के शानदार जानदार जिंदाबाद सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे फिर अगली क्लास के अंदर एक नए क्वेश्चन सेशन के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से मेहनत करो। और जो कल वाली क्लास होगी हमारी, वो शाम को 5 बजे होगी। अभी बता देता हूँ आप लोगों को, जो हमारी कल वाली क्लास होगी वो शाम को 5 बजे देखने को मिलेगी। कितने बजे होगी कल वाली क्लास हमारी? कल वाली क्लास हमारी 5 बजे होगी। क्लियर है इतना? ऐसा नहीं है कि आप क्लास के अंदर बैठ जाओ कि सर क्लास कब स्टार्ट होगी, और उसका नोटिफिकेशन है वो आपको अभी मिल जाएगा। क्लियर है इतना? आई होप सब लोगों को समझ में आ गया। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू।